राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-29 क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-29 धू-धू करके आग में जलने लगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पायलट लड़ाकू विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए। कैसे पायलट जो है सुरक्षित बाहर निकले, विमान हादसा में हो गया, उसके बावजूद इस पूरे बातचीत को समझने के लिए हमारे साथ है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के पूर्व डीजी एयर मार्शल अनीप चोपड़ा। सर, पायलट जो है कैसे सेफली इजेक्ट किए, जब उनको कैसे उन्हें पता लगा कि ये लड़ाकू विमान जो है क्रैश होने वाला है? देखिए, जो बड़ी खुशी की बात है कि पायलट बच गए, जहाज़ ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फाइटर जेट जहाज़ उड़ने लगे पहली बार, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि पुराने ज़माने में पायलट बेल आउट करता था, कैनोपी खोलता था, कूद जाता था और उसके बाद अपने हाथ से पैराशूट खोलता था। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इतनी तेज़ स्पीड पे, फाइटर जेट की स्पीड पे अगर विमान से एक पायलट को निकलना है तो वो आसान नहीं है, क्योंकि 800-900 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा जहाज़ जिसकी टेल पीछे से आ रही है, अगर वो निकलने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई पुर्जा जहाज़ का उसको लग सकता है और उस स्पीड पे उसको नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए इजेक्शन सीट्स बनाए गए। आज सब जहाज़ों में इजेक्शन सीट है, इवन ट्रेनिंग जहाज़ों में इजेक्शन सीट है। तो मिग-29 जैसे आपने बताया कि वो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, एयरफोर्स ने कहा है, और अब जो पायलट्स हैं उनको इमीडिएटली पता लग गया कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे हम जहाज़ को लैंड नहीं कर सकते और इसलिए हमको इजेक्ट करना है। ये पायलट को कैसे पता लग, क्या इंडिकेशन होता है कि उसमें पता लग जाता है कि जहाज अब क्रैश होने वाला है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, क्या अब इजेक्शन करना ज़रूरी है? टेक्निकल प्रॉब्लम्स तरह तरह की, इंजन फेल हो जाए, इंजन में जहाज़ में आग लग जाए, कोई और चीज़ माल फंक्शन, उसका व्हील्स ही डाउन ना आए, तो कई कारण हो सकते हैं जिससे पायलट के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इजेक्ट, और वो डिसीजन पायलट इमीडिएटली ले लेता है। और नॉर्मली अगर उसके पास बहुत कम टाइम है, जैसे अचानक लो लेवल पे बर्ड हिट हो गया, इंजन फ्लेम आउट हो गया, तो टाइम कम है, पायलट को तुरंत पता लग जाता है, इंडिकेशन आ जाता है उसमें। हाँ, कॉकपिट के अंदर उसको पता है, उसको सब कुछ क्या हो रहा है जहाज़ के अंदर पता है, पायलट जो उड़ा रहा है, तो वो फिर डिसाइड करता है कि मेरे को इजेक्ट करना है। कई बार इजेक्शन के लिए टाइम बहुत कम होता है, अगर आप ज़्यादा हाइट पे हो तो कई बार टाइम भी ज़्यादा होता है। जैसे मेरे केस पे आप जानते हैं कि मैं इकलौता एयर मार्शल सारी दुनिया में जिसने एयर मार्शल के रैंक में फाइटर जहाज़ से इजेक्ट किया, मगर हमारे पास टाइम था, तकरीबन 20-25-30 सेकेंड थे हमारे पास अपने आप को तैयार करने के लिए। तो जहाज से इजेक्ट कैसे करते हैं? जो इजेक्शन सीट है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी एक्सपेंसिव, मतलब वही सीट होता है, कोई अलग सीट तो नहीं होता है? नहीं, वो जो सीट जिस पे तुम बैठे हो बहुत महंगी सीट होती है, कई करोड़ रुपए की सीट होती है, और वो सीट के अंदर 18 से लेके 20 रॉकेट या कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, क्योंकि बहुत काम करने होते हैं और बड़े कम समय के अंदर वो सब काम होने होते हैं। तो जो इजेक्शन सीट है वो स्पेशली बहुत थोड़ी सी कंपनियां हैं जो दुनिया में बनाती हैं। इवन इंडिया में आज तक हम इजेक्शन सीट नहीं बनाते हैं, मतलब बहुत कम ही कंपनियां हैं दुनिया में जो इजेक्शन सीट बनाती हैं। तो वो इजेक्शन सीट के अंदर आपको बैठने की जगह, उसके अंदर पैराशूट को फिट करना, उसके अंदर सर्वाइवल के कुछ सामान की चीज़ें फिक्स करना, जिसको कहते हैं सर्वाइवल पैक, क्योंकि कभी आप जंगल में उतर सकते हो, समुद्र में उतर सकते हो, पहाड़ियों में बर्फीली जगह पे उतर सकते हो, तो वो इजेक्शन सीट के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। उसमें थोड़ा रेडियो कांटेक्ट करने के लिए बीकन होती हैं, दूसरे जहाज़ों को बताने के लिए कि मैं यहाँ गिरा हूँ, कोई रिफ्लेक्टिंग चीज़, कोई कलर्ड मटेरियल्स, ऐसे बहुत कुछ सामान होता है इजेक्शन सीट के अंदर। इजेक्शन करने की जब समय आता है, वक्त आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसमें टाइम होता होगा, तो जब पायलट जो है जब बैठता है जहाज़ को उड़ाने के लिए, तो उसमें पूरी तरह तैयार रहता है कि बिल्कुल, जो जहाज़ में हम बैठते हैं तो इतने अच्छी तरह टाइटली स्ट्रैप किया जाता है हमको सीट के साथ। सीट के ऊपर आपका पैराशूट है, पैराशूट के ऊपर आप हो, और जैसे मैंने बताया तरह तरह की चीज़ें, तो बहुत टाइटली स्ट्रैप करके पायलट जहाज़ के अंदर बैठता है। और जब कई बार टाइम नहीं होता है, इमरजेंसी इतनी तेज़ी से आती है कि आपको बहुत जल्दी ही इजेक्ट करना है, तो इजेक्शन के लिए एक हैंडल होता है सीट के अंदर, सीट के उसको कहते हैं सीट पैन हैंडल। तो उसको पकड़ के जोर से ऊपर खींचना होता है। जो हम खींचते हैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चालू होते हैं। क्या क्या इवेंट्स?
एक तो आपकी जो टांगे हैं और शोल्डर्स हैं उनको पीछे खींचना है। क्यों टांगे को पीछे खींचना है? बिकॉज कहीं टांगे किसी और जहाज के पुर्जे को निकलते निकलते ना लग जाए, नहीं तो टांगे टूट जाएंगी आपकी। शोल्डर को इसलिए पीछे खींचना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, कि अगर वो जरा भी आगे बेंड है तो आपकी बैक फ्रैक्चर हो सकती है। फिर क्या करना है कि आपके ऊपर कैनोपी लगी हुई है, उस कैनोपी को उड़ाना है। तो ये सीक्वेंस डेसिमल 1 सेकेंड्स के गैप्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से तुमको निकालना भी है, जहाज में नहीं रह सकते, नहीं तो आप क्रैश कर जाओगे साथ में जहाज के। तो सीट ऊपर चलनी शुरू होती है, कैनोपी उड़ती है, फिर तुमको जो एक्सेलरेशन है आपको, वो कार्ट्रिजेस स्टेप बाय स्टेप एक्सेलरेशन देते हैं। एक झटके में अगर तुमको निकालेंगे तो आपकी पीठ में कंप्रेशन आ सकती है। तो कार्ट्रिज 3-4 कार्ट्रिज एक के बाद एक चलते हैं, ताकि स्लोली बट बहुत तेज़ी से फिर वो आपको इजेक्शन सीट इतनी तेज़ी से निकालती है। उसके बाद क्या करना है कि ऑटोमेटिकली आपकी पूरा सीट बाहर आ जाता है, सीट जहाज के बाहर आ गया और कैनोपी टूट जाता है, कैनोपी उड़ गई पूरी की पूरी। बस कैसे उड़ जाती है ये? उसके अंदर कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। कईयों में सिर्फ शीशा ही उड़ाया जाता है, कईयों में पूरी की पूरी कैनोपी विद मेटल फ्रेम उड़ा दिए जाते हैं। तो वो डिफरेंट जहाज में डिफरेंट टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपको क्लियर जगह मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि इतनी तेज़ी से निकालना है कि जो जहाज की पीछे टेल आ रही है आप उसको मत टकरा जाओ, क्योंकि वो टकरा जाओ तो मीन्स फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर जब जहाज के बाहर निकल जाते हो, कितना फोर्स लगती है तुम्हारी बॉडी पे? 20 से लेके 28 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। इतनी फोर्स होती है कि आपकी सिर का और आंखों का सारा खून जो नीचे पुल होता है, तो आपका थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। मीन्स आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे को फीलिंग हुई जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं तुम्हारी आंखों के अंदर, उस अंधेरे के अंदर। सारा होता है ये सिर्फ 1.5-2 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। फिर जब आप सीट बाहर निकल आती है, अब सीट भी 900 किलोमीटर की स्पीड या 1000 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है, पहले उसको स्लो करने के लिए एक छोटा पैराशूट खुलता है। वो छोटा पैराशूट अपने आप खुलता है, वो अपने आप खुलता है। उस हर चीज़ के लिए कार्ट्रिज है, हर चीज़ के लिए कार्ट्रिज है। वो कार्ट्रिज चलता है, छोटा पैराशूट खुलता है। छोटा पैराशूट सीट को स्टेबलाइज करता है पहले। उस स्टेबलाइजेशन के बाद जब सीट स्टेबलाइज हो जाती है, वो पैराशूट एक दूसरे पैराशूट को खींचता है और वो सीट को सेपरेट कर देता है। क्यों सीट सेपरेट हो रही होती है? तो एक और कॉर्ड खींचा जाता है जिससे आपका जो पैराशूट है, क्योंकि सीट आपसे अलग हो गई है, वो मेन पैराशूट आपका खुलता है। जब वो मेन पैराशूट खुलता है तब आपको लगता है कि इजेक्शन कंप्लीट हो गई, इजेक्शन सक्सेसफुल है, और आपकी जो बॉडी की फोर्सेस थी, जो 20 और 28 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, वो ख़त्म हो जाती है। और अब आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हो कि चारों तरफ ग्राउंड, दूर जितनी ऊंचाई पे, जैसे मेरे केस में हमने तकरीबन 3500 फुट की ऊंचाई पे चंबल की घाटी के ऊपर हमने इजेक्ट किया था। तो फिर पैराशूट नीचे आना। देखो अभी भी इजेक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है, आप अभी तक ज़मीन में नहीं पहुँचे। तो जब ये पैराशूट नीचे उतर रहा होता है तो एक ये स्लो स्पीड पे आता है, मगर इतना स्लो भी नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से नीचे उतर रहे हो। आपको वो फीलिंग होती है, इतनी स्पीड पे आप नीचे आ रहे होते हो जैसे कि आप एक 14 फुट की मंजिल से ज़मीन पे छलांग मार रहे हो। अब देखिए 12 से 14 फुट की ऊंचाई से अगर आप छलांग मारो तो आपके लेग्स, एंकल्स, नीज में चोट लग सकती है। और जो उम्र बढ़ती है, जैसे मेरे केस में मैं 59 इयर्स का था, 59 प्लस था जब मैंने इजेक्ट किया, मगर 40-45 इयर्स की एज के बाद थोड़े घुटने और एंकल्स में कमजोरी आती है, उम्र के साथ आती है। हालांकि हम तो मिलिट्री वाले खूब एक्सरसाइज करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, तो वो इजेक्शन कंप्लीट तब होती है अब जब मैं नीचे गिरा तो उस फोर्स से गिरा जैसे मैंने मेंटली अपने आप को तैयार किया था कि मैं अपने आप को क्वेश्चन करूंगा, अपनी लैंडिंग को अपने नीज से, अपने एंकल से थोड़ा पैराशूट की मदद लेके उसको खींच के, ताकि लास्ट मिनट आपको क्वेश्चन मिले।
तो इस तरह पायलट इजेक्ट करता है। मगर जब पायलट इजेक्ट करता है, जैसे हमारे केस में भी और मोस्ट एक्सरसाइज इजेक्शंस के अंदर क्या होता है कि पायलट को मौका मिलता है रेडियो पे बताने के लिए कि मैं इजेक्ट कर रहा हूँ। तो कोई रेडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर कर रहा होता है कि ये कहाँ इजेक्ट कर रहा है, किस स्पॉट पे ये उतरेंगे जब इजेक्ट करेंगे, तो रफली उस इलाके में। तो वो मार्क कर लिया जाता है और इमीडिएटली एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। अब दिन में हो तो रिलेटिवली आसान है, क्योंकि दिन में देखना। इस केस में MiG-29 का क्रैश रात को हुआ है, तो रात को ढूंढना मुश्किल होता है। मगर जो हेलीकॉप्टर आता है उसके ऊपर भी सर्च लाइट्स होती है, उसके अंदर एक डॉक्टर होता है, उसके अंदर स्ट्रेचर लगे होते हैं, तो वो आते हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। और लोकल पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया लेकिन जाता सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है, खासतौर से जब आपके पास मौका है, मतलब इजेक्शन के लिए। बहुत अच्छी बात तो नहीं होती, एक विल पावर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है, हौसला चाहिए होता है, और आप सही समय में सही इस्तेमाल करते हैं दिमाग का। और कई बार ये भी होता है कि इजेक्शन के बाद भी जो लोग इजेक्ट करते हैं उनके कई बार कमर में चोट आ जाता है, फिर से फ्लाइंग नहीं कर पाते, इस तरह की बातें देखने में आती हैं। बिल्कुल। देखो, जो इजेक्शन का डिसीजन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बड़े केसेस हो चुके हैं इस दुनिया में, हर कंट्री में, जहाँ बहुत लो लेवल पे प्रॉब्लम हुई और पायलट ने डिसीजन लेने में डिले कर दी। कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ कि इतना लेट नीचे था कि वो उसको बेचारे को चांस ही नहीं था। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पायलट डिसीजन में लेट कर देता है, क्योंकि एक एक सेकेंड महीना रखता है, और एक बार बहुत तेज़ी से डिसेंट शुरू हो जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इजेक्शन भी बढ़ जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, तो उसके लिए हमारे को ट्रेन किया जाता है। सारी उम्र की ट्रेनिंग के अंदर, सर्विस के अंदर जो फ्लाइंग की है, हमें ये कॉन्शियस किया गया है कि अगर प्रॉब्लम हो गई है और सीरियस है, क्विक डिसीजन, गेट आउट। और इस मेरे केस के अंदर भी हम 2 पायलट्स थे, तो मैं मॉनिटर कर रहा था हाइट, और मैंने अपने दूसरे पायलट को रेडियो पे बोला, मैंने कहा, राम, इट इज़ टाइम टू इजेक्ट, लेट अस पुल द हैंडल। यानी कि उसमें डिले नहीं कर सकते। अगर आपकी इजेक्शन डिले हो गई, या तो आप जहाज पैराशूट ही नहीं खुल पाएगा, या पैराशूट खुल भी जाएगा, आपकी स्पीड इतनी रफ्तार नीचे आने की ज़्यादा होगी कि जैसे आपने कहा बैक या नेक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कई लोगों को, जो खास करके 40 साल की उम्र के बाद इजेक्ट करते हैं, कईयों को लाइफ लॉन्ग ये नेक और बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज 20 to 28 टाइम्स जी फोर्स के साथ जो कंप्रेशन होती है आपकी बैक में, उसका मेडिकल इफेक्ट। ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है, मतलब कह सकते हैं कि इजेक्शन करना जहाज़ का। भले आप कई बार ये भी सोचते हैं कि नहीं, जहाज़ को हम बचा सकते हैं, तो इजेक्ट करें या ना करें, कई बार दोराहे पर भी कई पायलट्स को ये उम्मीद होती है कि नहीं, मैं शायद रनवे तक पहुंच जाऊंगा, शायद जहाज को मैं रिकवर कर लूंगा। सो ये डिसीजन एक जजमेंट की बात है, और वो जजमेंट लेना बहुत मुश्किल टाइम में एक बड़ी बात होती है, और इसलिए करेक्ट टाइम पे इजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ग्राउंड पे जो कंट्रोलर होता है वही तुमको कह देता है इजेक्ट इजेक्ट, अगर उसको लगता है कि ये आपका, खास करके जब आप टेक ऑफ कर रहे हो या लैंडिंग पे आ रहे हो और वो कंट्रोलर तुमको देख रहा है, तो वो तुमको ही क्वेश्चन कर देगा, इमीडिएटली भी इजेक्ट करो कि तुम्हारा इंजन फेल हो गया या कुछ हो गया। तो ये एक बड़ी डिसीजन की बात है, और मुझे खुशी है कि हर बार कोई इजेक्शन की न्यूज़ हम पायलट लोग जब सुनते हैं, सबसे पहले हमको ये होता है कि क्या पायलट इजेक्ट कर पाया नहीं था, अगर कर गया तो क्या सेफ़ है। हमने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ इजेक्ट होके भी लोग पूरी तरह हर्ट हो गए, क्योंकि आजकल तो हर के पास मोबाइल है, लोग, पब्लिक एकदम पहुंच जाती है जहाँ क्रैश होता है और अपनी तरफ से मदद करती है उन लोगों को, मगर ऑल्सो कई लोग वीडियो खींच रहे होते हैं, तो उनसे पता लगता है कि कई बार लोगों को हर्ट हो जाती है, और कई लोग तो आउट ऑफ फ्लाइंग हो जाते हैं। उसके बहुत टफ होता है डिसीजन, बहुत टफ है, मतलब इजेक्शन बहुत, एक कह सकते हैं कि बहुत चुनौती वाले चैलेंजेस है सर। हाँ, बिकॉज आप हर इंसान को अपने जहाज के अंदर सिक्योरिटी लगती है, उसको लगता है मैं इस जहाज का मालिक हूँ, मैं इस जहाज पे मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं इसको किसी न किसी तरह ठीक ठाक पहुँचा दूँगा। तो ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है जहाज के अंदर बैठे हुए,
वो एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है, उसको ओवरकम करना है उस टाइम ये नहीं सोचे कि मेरे क्या होगा, इजेक्शन सीट चलेगी नहीं चलेगी, पूरे कार्ट्रिज फायर होंगे नहीं होंगे, क्या मेरी बैक को कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, खींचना है इजेक्शन को। भले जहाज का नुकसान हो चाहे कुछ हो, अगर प्रॉब्लम है तभी आप इजेक्ट कर रहे हो ना। ये तो है नहीं है कि आप मस्ती में अपना कोई इजेक्शन कर रहे हो, आप तो इसलिए इजेक्ट कर रहे हो कि कोई इमरजेंसी हो चुकी है, आपके बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो आप इजेक्ट थोड़ी करते। तो ये डिसीजन 99% लोग जब इजेक्ट करते हैं तो उनकी डिसीजन करेक्ट होती है। फ़र्क इतना होता है कई बार लोग इजेक्शन शुरू करने के लिए डिले कर देते हैं और वो खतरनाक हो सकती है। इजेक्शन केवल फाइटर में ही होता है, सिविल में तो नहीं होता है सर? नहीं, देखो फाइटर्स में है, कुछ थोड़े से बॉम्बर्स हैं वर्ल्ड में जिसके अंदर है, सिविल जहाज में कोई नहीं है, कुछ हेलीकॉप्टर भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है। कुछ जब फ्लाइट टेस्टिंग हो रही थी कुछ सिविल जहाज़ों की, तो शुरू में वो इजेक्शन सीट बनाते हैं जब बिल्कुल कोई नया डिज़ाइन हो, नहीं तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे एयरलाइनर्स वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे, हालांकि बहुत लोगों ने सुझाव दिया है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाज़ का जो पूरा कैप्सूल है, जो फ्यूजलाज है, वो पूरा, हाँ, वो पूरा का पूरा, बाकी पुर्जे विंग उतर जाए, जहाज का टेल सब चला जाए, उसको बड़े बड़े पैराशूट लगाते हैं, क्योंकि बड़े एयरलाइनर में जगह बहुत होती है तो उसमें 10-15 बड़े बड़े पैराशूट लगाते हैं कि पूरा का पूरा कैबिन नीचे उतर आए पैराशूट से। ऐसे लोगों ने सजेशंस किए हैं, लोगों ने कुछ वीडियोस बना के भी व्हाट्सएप वगैरह में डाले हैं ऐसे, मगर आज तक वो है नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है एयरलाइनर्स में कि आज कोई भी एयरलाइनर नहीं है जिसका एक इंजन फेल हो जाए वो दूसरे इंजन से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। इतनी सेफ्टी उन्होंने बना दी गई है जहाज़ों के अंदर। और लेकिन तकनीक इतना आगे बढ़ने के बाद भी फाइटर जहाज़ से इजेक्शन करना अपने आप में बहुत चुनौती भरा होता है, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। बहुत इसमें कोई डाउट नहीं है, इजेक्शन इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन, इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी कदम है आपका जहाज़ के अंदर, उसके बाद जहाज़ ने चला जाना है। और अगर सब ठीक रहा तो आप बच के निकलोगे, अगर सब ठीक समय पे आपने इजेक्शन कर लिया तो आप ठीक निकलोगे। मगर ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, इसको इजेक्शन को कभी कैजुअली लिया नहीं जा सकता, कोई लेता भी नहीं है, क्योंकि ये एक लास्ट रिसॉर्ट है और आपकी ट्रेनिंग माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट ना हो, इजेक्शन खींच दो, सीट खींच दो। तो जाहिर सी बात है कि जैसे एविएटर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा बता रहे हैं कि इजेक्शन कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही टफ चीज़ है, और जो इसमें जो ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। गुरुग्राम से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।